यूपीएससी ये वो परीक्षा है जो ये नहीं मापती कि आपने कितना पढ़ा है, बल्कि ये मापती है कि आपने किसी भी विषय को किस तरीके से पढ़ा है। ये जो यूपीएससी है इसके लिए सबसे ज़रूरी होती है रणनीति। मैं जानती हूँ कि आज आप बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर आपको किसी विषय को पढ़ने का सही तरीका आता है तो आप उस विषय को अच्छी तरीके से समझ के प्रीलिम्स और मेंस उसका हर प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। अब जहाँ तक बात है प्रीलिम्स की, तो वहाँ पर बस ये सिलेबस दिया हुआ है और यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है भारत और विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। अब इससे क्या ही समझ में आता है कि कैसे प्रश्न आएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि यूपीएससी की रणभूमि में अगर हमारे लिए शस्त्र की भांति कार्य कर रहा है हमारा सिलेबस, ढाल की भांति कार्य करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हमें बताते हैं कि यूपीएससी में ज्योग्राफी से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में, और इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हमें बताते हैं कि मेंस में कैसे प्रश्न आएंगे। अब प्रीलिम्स में 100 में से कभी 20 प्रश्न भूगोल से पूछे जाएंगे, कभी 15, कभी 12, तो कभी 16। लेकिन यहाँ पे ये सभी प्रश्न आप आसानी से तब हल कर पाएंगे जब आपका बेस स्ट्रांग होगा। वैसे ही जब हम बात करते हैं यूपीएससी मेंस की, तो आप जानते हैं कि यूपीएससी मेंस में 9 पेपर होने वाले हैं। इन 9 पेपर में होते हैं आपके 4 जीएस के पेपर। अब ये जो 4 जीएस के पेपर हैं, दीज आर GS1, GS2, GS3, GS4। तो यहाँ पे जो हमारा GS1 है इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? इंडियन सोसाइटी, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और होता है ज्योग्राफी। सो यहाँ पे जहां तक कहानी है ज्योग्राफी की, भूगोल की, तो आप GS1 का पूरा सिलेबस अपने पास रखो। GS1 का क्या, पूरे यूपीएससी का सिलेबस अपने पास रखो। अपूर्वा 23 यानी कि एडमी टेलीग्राम वाले में मैंने प्रिंट डाल दिया है, वहां से ले लेना। ये जो हमारा GS1 का सिलेबस है उसमें ये है ज्योग्राफी की कहानी, ये ज्योग्राफी का सिलेबस है। इतना आपको पढ़ना पड़ता है ज्योग्राफी में। अब ये जो सिलेबस है ना, ये मेंस का सिलेबस है, पर इसी सिलेबस को आधार बनाकर हम प्रीलिम्स की भी तैयारी करते हैं। अब देखो दोस्तों, ये जो हमारा ज्योग्राफी है ना, इसको जब हम पढ़ते हैं तो 4 ब्रांचेस में बांटकर पढ़ते हैं। और ये कौन कौन सी 4 ब्रांचेस हैं? सो मित्र, ये है फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब कि भौतिक भूगोल। उसके बाद आता है इंडियन ज्योग्राफी, फिर हम पढ़ते हैं वर्ल्ड मैपिंग, और फिर आता है मानव और आर्थिक भूगोल यानी कि ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सबसे बड़ा होता है फिजिकल ज्योग्राफी। भूगोल वो विषय है जो अन्य सभी विषयों के लिए नींव की, आधार की भांति कार्य करता है। और भौतिक भूगोल भूगोल की वो शाखा है जो इस भूगोल के लिए नींव की भांति कार्य करती है। तो ये जो हमारा भौतिक भूगोल है, हमें इसको कवर करने में लगभग 35 क्लासेस लगती हैं। 2-2 घंटे की एक क्लास, मतलब 70 घंटे लगते हैं सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी को कवर करने में। ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना जी, इसे जब हम कवर करते हैं तो 4 यूनिट में कवर करते हैं। आप लोग जब भौतिक भूगोल की शुरुआत करते हो तो सीधे अक्षांश देशांतर, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से करते हो, पर यकीन मानो कि इसी में आपको पढ़ना होता है एस्ट्रोनॉमी। ये जो एस्ट्रोनॉमी है, इससे डायरेक्ट प्रश्न भले ही कम आएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली जो आपकी नींव बनाएगा ना, ये आपको साइंस में काम आएगी। और फिर जहां से शुरू हो जाती है अक्षांश और देशांतर, वहां से तो फिर प्रश्न बहुत आते हैं। अगर मैं पिछले 5 साल के ट्रेंड को देखूं तो फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा जो प्रश्न आ रहे हैं वो आ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी से, यूनिट 3 जलवायु विज्ञान। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अगर क्लाइमेटोलॉजी से 4 पूछे हैं तो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं जियोमॉर्फोलॉजी से, प्लेट टेक्टोनिक, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, पर्वत निर्माण, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये सब। फिर आता है, मतलब सबसे ज्यादा क्लाइमेटोलॉजी से, उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी से, फिर पूछा जाता है ओशनोग्राफी से, और पिछले 5 साल में कम प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे गए हैं एस्ट्रोनॉमी से। लेकिन मेंस में एस्ट्रोनॉमी का भार बढ़ गया है। आपको याद होगा, क्षुद्र ग्रह के प्रकार को व्याख्यात करने के लिए कहा गया था, वो एस्ट्रोनॉमी का ही प्रश्न था। तो जब मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ तो आपको ये 4 यूनिट पढ़नी होती है। इसी यूट्यूब चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें आप फिजिकल ज्योग्राफी मुझसे पढ़ सकते हो। फिजिकल ज्योग्राफी के बाद हमें अगला जो पढ़ना होता है वो होता है इंडियन ज्योग्राफी। भारत के पर्वत, भारत की नदियां, भारत की झीलें, भारत का मानसून, भारत की प्राकृतिक वनस्पति और थोड़ा सा एग्रीकल्चर का पोर्शन। ये भी इस चैनल पर मैं प्लेलिस्ट में पढ़ा चुकी हूँ। ये जो फिजिकल ज्योग्राफी होता है, इसमें कोई भी चीज याद नहीं की जाती, रटी नहीं जाती,
हर चीज को, हर कॉन्सेप्ट को समझा जाता है। हवा चल रही है तो क्यों चल रही है, बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, आपको ठंड के दिन में गाड़ी की सीट के ऊपर ओस दिख रही है तो क्यों दिख रही है। मैंने आपको अभी एक शॉर्ट में बताया था कि गर्मी के दिन में फ्रिज से निकाली हुई एक ठंडी बॉटल के ऊपर पानी की बूंदें जमी है तो क्यों जमी है, ज्वालामुखी क्यों फट रहा है, ग्रहण क्यों लग रहा है। ये सारी चीजें हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी एक ऐसा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है जिसमें हमें रटना नहीं है, समझना है। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट मैपिंग, इट्स ऑल अबाउट मैपिंग। हाँ, मानसून वाला जो टॉपिक है वो मैपिंग से हटके है। जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इंडियन ज्योग्राफी में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए कि गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज का क्रम बता दो। अब इस तरीके के प्रश्न आप तभी कर पाओगे जब आप मेरे साथ ऐसे पढ़ोगे। इस तरीके से मैं आपको एक एक नदी पढ़ाऊंगी, एक एक रिवर पढ़ाऊंगी, उसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ाऊंगी। पोल के माध्यम से आप चीजों को विजुअलाइज करोगे, समझोगे। और इंडियन ज्योग्राफी में जितना आप मैप पे फोकस करोगे चीजें उतने अच्छे से बनेंगी। इंडियन ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट वाला जो टॉपिक है वो होता है मानसून, एल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशन डायपोल, मैडन जूलियन ऑसिलेशन। और वो आपका तब स्ट्रांग होगा जब आपकी क्लाइमेटोलॉजी स्ट्रांग होगी। इसीलिए पहले फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ऐसे एक सेक्शन होता है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, जिसको सबसे लास्ट में पढ़ा जाता है, जिससे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में प्रश्न आते हैं। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी कौन सा सब्जेक्ट होता है? ये वो सब्जेक्ट होता है जिससे इस तरीके के प्रश्न आते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कई बार समझाया है कि भाई ये टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है। अब टोटल फर्टिलिटी रेट से यहां पे ऐसे प्रश्न आ गया प्रीलिम्स में। इवन ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी से मेंस में भी प्रश्न आते हैं। अब ये जो 3 शाखाओं की बात हुई, सबसे लास्ट में पढ़ते हैं ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी जाती है, उसके बाद इंडियन, फिर वर्ल्ड मैपिंग और फिर ह्यूमन एंड इकोनॉमिकल। पर मैं तुमसे अब लास्ट में बात करने जा रही हूं वर्ल्ड मैपिंग की। मित्रों, वर्ल्ड मैपिंग ये वो चीज है जिसको जब आप इस तरीके से मैप देख के पढ़ते हो ना, सो आपको बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। बहुत सारे लर्नर्स ये सोच रहे होते हैं कि ये जो वर्ल्ड मैपिंग है ना, इसमें जो पैसिफिक ओशन है वो 2-2 साइड क्यों लिखा है। अब इन चीजों को आप तब क्लियर करोगे ना जब आप गूगल की मदद लोगे, गूगल अर्थ की मदद लोगे, ग्लोब से समझोगे। सो यहाँ पे हम लोग जब मैपिंग पढ़ेंगे ना तो शुरुआत इस 5वीं क्लास के बच्चों वाले प्रश्न से करेंगे कि दोनों साइड पैसिफिक ओशन क्यों लिखा है, और पहुंचते हैं यूपीएससी के उस एडवांस टॉपिक पे जहां पे आपको यह भी पता होता है कि भाई कामचटका पेनिनसुला कहां है, सखलिन आइलैंड किसका है। एक शॉर्ट में आपने देखा था, मैंने हंसा मैन के स्टाइल में आपको समझाया। बस वैसे ही हम वर्ल्ड मैपिंग पढ़ते हैं। अब वर्ल्ड मैपिंग से प्रीलिम्स में कभी 5 ऑब्जेक्टिव आए, कभी 3 आए या कभी 0 आए। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड मैपिंग सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ी जाती है। वर्ल्ड मैपिंग हमें पढ़ना होता है क्योंकि ये जो वर्ल्ड मैपिंग है ये बेस बनाती है। किस चीज के लिए बेस बनाती है? ये बेस बनाती है आंसर राइटिंग के लिए। जब आप मेंस में उत्तर लिखते हैं, आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण चीन सागर और मैक्सिको की खाड़ी में चक्रवात ज्यादा क्यों आ रहे हैं, तो प्रभु अगर तुम्हें यही नहीं पता कि साउथ चाइना सी कहां है तो आप कैसे आंसर करेंगे। बिल्कुल वैसे इंटरनेशनल रिलेशन, जब तक आपको नहीं पता होगा कि रूस की कितनी लंबी तटरेखा है, किस तरीके से नेपाल लैंडलॉक है तो उसको कौन सी परेशानियां हैं, जब आप इन चीजों को मैप पर देखोगे ही नहीं तो कैसे समझोगे। आप वर्ल्ड वॉर में, वर्ल्ड हिस्ट्री में जाओगे और आप ये समझोगे यहां का राजकुमार था, उसको गोली लग गई, प्रभु कहां का, वेयर इज सर्बिया, वेयर इज जर्मनी, वेयर इज पोलैंड। ये सारी चीजें और लिख लिख के याद करने वाली नहीं होती, मैप से ही पढ़नी होती हैं। सो यहां पे ये जो चीजें हैं ना, वर्ल्ड हिस्ट्री तुम्हारी तब समझ में आएगी जब तुम्हें मैप आता हो, तुम्हें करंट अफेयर्स तब समझ में आएंगे जब मैप आता हो। अगर आपको बताया जाए कि आपके घर से 10 किलोमीटर दूर किसी फैक्ट्री में आग लग गई, ये हादसा हो गया, पेपर में नहीं आने वाला, फिर भी खोद खोद के तुम्हें पढ़ना है। क्यों? बिकॉज आपको इंटरेस्ट है। वहीं पे मैं बताऊं कजाकिस्तान में ये हो गया, आप बोलोगे मेरा को क्या पता कजाकिस्तान कहां है। अब प्रभु अगर तुम्हें पता होगा ना कजाकिस्तान कहां है तो आप वहां की न्यूज को भी ढंग से समझ पाओगे। और इसीलिए करंट अफेयर्स हो, डायरेक्ट मैप क्वेश्चन हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, आंसर राइटिंग हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, वर्ल्ड मैपिंग आनी ही चाहिए। हम एक बार वर्ल्ड मैप का बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके बाद फिर प्लेसेस इन न्यूज रिवाइज करते रहते हैं। अगर आपको यह लगता है कि सिर्फ प्लेसेस इन न्यूज से आपका काम चल जाएगा, नहीं चलेगा मेरे दोस्त, नहीं चलेगा। आपको पहले बेस बनाना पड़ेगा, कहां कौन सा और देखो
एक होता है पॉलिटिकल मैप, एक होता है फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में हम देशों की लोकेशन पढ़ते हैं, फिजिकल मैप में हम पर्वत पठार नदियां पढ़ते हैं। सो अब जब तक तुम्हें ये ही नहीं पता होगा कि लाओस कहाँ है, वियतनाम कहाँ है, तो वहां की नदियां और पर्वत कैसे याद होंगे, है ना। तो पहले पॉलिटिकल मैप पढ़ते हैं, फिर फिजिकल मैप पढ़ते हैं। इस तरीके से आपको मैप स्ट्रॉन्ग करना होता है। अब बात होती है कि क्या ये सब एनसीईआरटी से हो जाएगा? प्रभु, सब कुछ एनसीईआरटी से नहीं हो सकता। एनसीईआरटी आपका बेस बनाती हैं, तो क्या फिर हमें एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए? मैंने कब रोका है? पर अब लर्नर्स कहेंगे आप ही तो कहती हो एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप प्लस में हो। बिल्कुल सही। बात ऐसी है कि अगर आप 20 बार भी एनसीईआरटी की किताब पढ़ लोगे ना, और उसमें लिखा हुआ है कि ऐसी हवा जो अत्यधिक ऊंचाई पर चलती है, जो घर्षण बल से मुक्त है और दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से नियंत्रित हो चुका है, तुम्हें क्या समझ में आएगा ये क्या लिखा है? सो ये आपको रीड करनी है, लेकिन उसका भी एक समय है। जब तक आप किसी एजुकेटर से, किसी भी एजुकेटर से जब आप एक बार ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद पढ़ो तुम, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ो, उसके बाद तुम माजिद हुसैन पढ़ लो, जीसी लियोंग पढ़ लो, पर एक बार मेरे जैसे किसी अच्छे एजुकेटर से ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट समझने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद किताबें रीड करनी है, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट इस चैनल पे है, इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट इस चैनल पे है, वर्ल्ड मैपिंग की प्लेलिस्ट भी इस चैनल पे है। लेकिन वक्त बदल गया है, 2026 आ गया है, इसीलिए एक बार फिर से मैं अपूर्वा राजपूत शुरू करने जा रही हूं वर्ल्ड मैपिंग का नया नवेला कोर्स। कब से शुरू कर रहे हैं हम ये? वर्ल्ड मैपिंग का नया कोर्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जी। मैं आपको इसी YouTube चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पे रोज सुबह 11 बजे वर्ल्ड मैपिंग पढ़ाऊंगी। हम शुरुआत करेंगे एशिया से, पहले उसका राजनीतिक मानचित्र पढ़ेंगे, फिर भौतिक, फिर चलेंगे दक्षिण अमेरिका की तरफ, फिर उत्तर अमेरिका की तरफ, फिर हम चलेंगे अफ्रीका, यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, देन अंटार्कटिका। यकीन मानो क्लास में मैं आपको पूरा बहुत अच्छे से समझाऊंगी, प्रैक्टिस कराऊंगी। फिर भी अगर कोई इतना सा भी कंफ्यूजन रह गया ना, और यूपीएससी से कैसे प्रश्न पूछेगी, उसके लिए अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लास में शाम को 5 बजे मैं तुम्हें इसी के एमसीक्यूज करवा दूंगी। हो गया ना काम? सुबह पढ़ने का, रात को एमसीक्यूज करने का, वो भी सब कुछ फ्री, 1 रुपए भी नहीं देना है, ठीक है। वर्ल्ड मैपिंग की क्लास आप इस चैनल से कर सकते हो। इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी 100 बार बता चुकी हूं, पढ़ लो भाई, पढ़ लो बहन, है ना। और हाँ, अब ये कहानी तो हुई यूट्यूब की। अगर आप मेरे साथ ये सारे सब्जेक्ट प्लस पे पढ़ना चाहते हो, जहां पे मैं इन्हें इतना ज्यादा डेप्थ में पढ़ाती हूं कि वहां पे मैं एक गारंटी ले सकती हूं। एक गारंटी ये होती है कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में मेरे पढ़ाई के बाहर ज्योग्राफी से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। वो गारंटी मैं तब ले सकती हूँ जब आप मेरे साथ आए अनअकैडमी प्लस पे। अनअकैडमी प्लस पे हिंदी मीडियम का बैच भी लॉन्च हो चुका है, और ये जो हमारा अनअकैडमी प्लस है ना, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको डिस्काउंट कोड यूज करना है अपूर्वा23। इस समय अच्छा खासा रिपब्लिक डे ऑफर भी चल रहा है। ये जो रिपब्लिक डे ऑफर है, इसका लाभ उठाइए, अपूर्वा23 डिस्काउंट कोड लगाइए और अभी पधारिए सा अनअकैडमी प्लस पे। अब आपसे मुलाकात होगी रोज सुबह 11 बजे, रोज शाम 5 बजे, और 1 बजे तो मैं प्लस क्लास लेती ही हूं। अपूर्वा23 ही है डिस्काउंट कोड, अपूर्वा23 ही है मेरा टेलीग्राम चैनल। थैंक यू। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।